स्टूडेंट्स क्लास 11 चैप्टर है आपका द चेंज इन कल्चरल ट्रेडिशन। ये हिस्ट्री का चैप्टर है आपका। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द एस्पिरेशंस ऑफ वेमेन। द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वेमेन। अगर हम नई इंडिविजुअलिटी और सिटीजनशिप आइडिया की बात करें तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिससे वेमेन को एक्सक्लूड, औरतों को हटा दिया गया। Men from aristocratic families dominated public life and were the decision maker in their families। जो भी मैन होते थे और जिनका ताल्लुक अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज से होता था वो एक तरह से डोमिनेटिंग नेचर के होते थे और पब्लिकली वो सब चीज़ को क्या करते थे, डोमिनेट करते थे। इसके अलावा उनकी फैमिलीज़ के जो भी डिसीजंस होते थे उन डिसीजंस को भी लेने का अधिकार इन्हीं मर्दों को हुआ करता था। दे एजुकेटेड देयर सन्स टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेस और इन पब्लिक लाइफ, एट टाइम सेंडिंग देयर यंगर सन टू जॉइन द चर्च। ये लोग अपने बेटों को ही पढ़ाते थे, लिखाते थे, एजुकेशन उन्हीं को दिलवाते थे ताकि वो बिज़नेस है, पब्लिक लाइफ है, इन सब चीज़ों को संभाल सकें। और इसके लिए ये अपने बेटों को कहाँ भेजा करते थे, चर्च वगैरह को। जो भी इनके यंग बेटे होते थे उनको ये चर्च ज्वाइन करवाते थे। ऑल्दो देयर डारीज वर इन्वेस्टेड इन द फैमिली बिजनेस, और उसके बाद ये उनको अपने फैमिली बिजनेस वगैरह में एक तरह से लगा दिया करते थे। वीमेन जनरली हैड नो से इन हाउ देयर हस्बैंड शुड रन देयर बिजनेस। औरतों के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो ये कह सकती कि उनके हस्बैंड बिजनेस वगैरह को किस तरह से चला रहे हैं। मतलब औरतों के पास कुछ भी कहने का कोई अधिकार नहीं था। ओपन मैरिजेज वर इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन बिजनेस अलायंसेज। यहाँ तक कि शादियाँ भी इस पर्पस से की जाती थी ताकि बिजनेस को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा सके, बिजनेस को बढ़ाया जा सके। इफ़ एन एडुकेट डाउरी कुड नॉट बी अरेंज, डॉटर वी वर सेंट टू कॉन्वेंट टू लिव द लाइफ ऑफ अ नन। मान लीजिए जो लोग अपनी बेटियों को एक अच्छी मात्रा में दहेज नहीं दे पाते थे तो जो उनकी शादियां होती थी तो वो जो लड़कियां होती थी उनको कहाँ भेज दिया जाता था कि वो एक नन की ज़िंदगी गुजारें। ऑब्वियसली द पब्लिक रोल, यानी कि डाउरी एक ऐसी लड़की को उससे शादी करना पसंद करते थे जो खूब भारी भरकम दहेज लेकर आए। Obviously, the public role of women was limited and they were looked upon as keeper of the household। अगर हमें देखें तो पब्लिकली अगर देखें तो औरतों का रोल बहुत कम था, एकदम लिमिटेड रोल था। और उनको क्या माना जाता था, मतलब औरतों के लिए एक लिमिटेड एरिया फिक्स्ड कर दिया गया था, वो था उनका घर। यानी कि औरतें जो है ना वो घर संभालेंगी, घर बार बच्चों की परवरिश, ये काम लिमिटेड कर दिया गया था औरतों के लिए। इसके अलावा उन्हें किसी तरह की कोई अधिकार नहीं था। The position of women in the families of merchants, however, was somewhat different। लेकिन अगर हम जो व्यापारी लोग हैं उनमें देखें तो औरतों की जो पोजीशन थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। शॉपकीपर वर वेरी ऑफन असिस्टेड बाय देयर वाइफ्स इन रनिंग द शॉप। जैसे कि जो शॉपकीपर वगैरह होते थे वो अपनी जो उनकी बीवियाँ होती थी उनसे वो मतलब शॉप वगैरह पर उनसे काम लेते थे, शॉप को चलाने में वो उनको मदद करती थी। In families of merchant and bankers, wives looked after the business when the male member were away on the work। जैसे कि जो मर्चेंट से बैंकर्स होते थे वहाँ पर क्या होता था कि उनके यहाँ की जो औरतें होती थी जब मेल मेंबर नहीं रहते थे काम पर तो वो औरतें उस काम को देखा करती थी। द अर्ली डेथ ऑफ मर्चेंट, और मान लीजिए किसी मर्चेंट की डेथ हो जाती थी जल्दी, मर्चेंट कंपेल्ड, तो तब क्या होता था उसकी जो विडो होती थी, वाइफ यानी जो विधवा होती थी, उसको मजबूर किया जाता था, कंपेल्ड किया जाता था, प्रेशराइज किया जाता था टू परफॉर्म लार्जर पब्लिक रोल, कि वो एक पब्लिक रोल को परफॉर्म करे, यानी कि बिजनेस वगैरह है सब चीज़ें वो मैनेज करे। देन वॉज द केस इन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, यानी कि बिल्कुल इस तरह से रहे जैसे कि अरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में मेल का रोल होता था, वो उससे वही रोल परफॉर्म करने की उम्मीद की जाती थी। फ्यू वुमेन वर इंटेलेक्चुअली वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिव अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एजुकेशन। और कुछ औरतें ऐसी होती थी जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट होती थी और बहुत क्रिएटिव और सेंसिटिव भी होती ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन को लेकर।
Even though the study of the latter promises and the offers no reward for women and no dignity, wrote the Venetian कैसेंड्रा फेडल। देखो, औरतों के लिए किसी भी तरह की मतलब कोई रिवॉर्ड ऐसी चीज़ें कुछ नहीं थी, कोई डिग्निटी वगैरह उनके लिए ऐसा कुछ भी कहीं भी कोई लिखा हुआ नहीं था। एवरी वुमेन आउट टू सीक इन एम्ब्रांस दीज स्टडीज़, यहाँ तक कि औरतों को एक तरह से दबा के रखा जाता था कि उन्हें स्टडी भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एजुकेशन के लिए भी मर्दों को भेजा जाता था। चाहते ही नहीं थे कि औरतों को किसी तरह का ऐसा मौका दिया जाए कि वो पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। शी वॉज वन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ वीमेन हु क्वेश्चन द आइडिया दैट वुमेन वर इनकेपेबल ऑफ अचीविंग द क्वालिटीज़ ऑफ ह्यूमनिस्ट स्कॉलर। ऐसा इसलिए माना जाता था क्योंकि इन लोगों का ये मानना था कि औरतें जो है ना वो इनकेपेबल हैं, औरतों में ये क्वालिटीज़ या वो क्वालिटीज़ ही नहीं पाई जाती जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर में पाई जाती हैं। मतलब औरतों को इन सब चीज़ों से दूर क्यों रखा गया, सवाल ये उठता है। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि औरतों को इस काबिल ही नहीं समझा जाता था, उन्हें इनकेपेबल समझा जाता था। फेडिल वाज नोन फॉर हर proficiency in Greek and Latin and was invited to give orations at the University of Padua। फेडिल जो है उनको उनके प्रोफिशेंसी के लिए जाना जाता है, ग्रीक और लैटिन में दोनों ही जगहों पर। फेडिल को उनकी प्रोफिशेंसी के लिए जाना जाता है। ये एक फीमेल कैरेक्टर है। एंड वाज इनवाइटेड, और उनको इनवाइट किया गया पांडुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि वो आएँ और ओरेशन के लिए उनको इनवाइट किया गया। फेडिल्स राइटिंग ब्रिंग इनटू फोकस द जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन इन दैट एज। फेडिल्स ने जो भी लिखा है, उनकी जो राइटिंग्स थी, उन्होंने उस पीरियड में एक जनरल एजुकेशन की बात की। शी वॉज वन ऑफ द मैनी वेनेटियन women writer who criticized the republic for creating a highly limited definition of freedom that favor the desire of men over those women. She was one of many Venetian women. फेडिल एक ऐसी वेनेटियन women राइटर्स थी जिन्होंने क्रिटिसाइज़ किया रिपब्लिक को, और उन्होंने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिफिनेशन दी फ्रीडम की, जो ये कहती है दैट फेवर द डिज़ायर ऑफ मैन, जो मैन के यानी कि जो मेल सेक्शन है उनकी फेवर में है, ओवर दोज ऑफ वीमेन। यानी कि उन्होंने जो डेफिनेशन दी है फ्रीडम को लेकर, तो वो क्या है, फेवर दैट डिज़ायर ऑफ मैन, यानी कि जो मर्द हैं उनकी क्या डिज़ायर है, क्या ख्वाहिश है आज़ादी को लेकर, और औरतें को उनके ऊपर हम ये औरतें उस फ्रीडम को लेकर कैसा फील करती हैं। अनदर रिमार्केबल वीमेन वाज द मर्चेज़ा ऑफ मंटुआ। दूसरी जो औरत है अगर हम बात करें तो उनका नाम है मर्चेज़ा मंटुआ ऑफ मंटुआ, इज़ाबेला डी ईस्टे। शी रूल्ड द स्टेट वाइल हर हस्बैंड वाज एब्सेंट। ये वो लेडीज़ हैं, ये वो फीमेल कैरेक्टर हैं जिन्होंने स्टेट पर हुकूमत की, कब, जब उनके हस्बैंड नहीं थे, यानी कि अपने हस्बैंड की एब्सेंट में। एंड द कोर्ट ऑफ मंटुआ स्मॉल स्टेट वाज फेम फॉर इट्स इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस। और ये जो कोर्ट ऑफ मंटुआ है, ये छोटा सा स्टेट है जिसको उसके इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस के लिए ही जाना जाता है। विमेंस राइटिंग रिवील देयर कन्विक्शन दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर। और जो भी विमेंस राइटिंग्स हैं, जो भी उन्होंने लिखा है, वो इकोनॉमिक पावर के बारे में बताती हैं, पॉवर्टी एंड एजुकेशन के बारे में बताती हैं। टू अचीव एन आइडेंटिटी इन वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मेन, वो बताती हैं कि वो जगहें जहाँ पर मर्दों का डोमिनेशन चल रहा है दुनिया में, तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वहाँ पर एजुकेशन है, प्रॉपर्टी है, इकोनॉमिक पावर है, तो वो किस तरह से है। यानी कि अगर वो कंट्रीज़ दुनिया के वो जगहें जहाँ पर हुकूमत या जो डोमिनेशन जो है और सब कुछ पावर मर्दों के हाथ में है, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वहाँ पर हम प्रॉपर्टी को किस तरह से देखें, वहाँ की इकोनॉमिक पावर को कैसे देखें। तो जो भी औरतों ने जो भी राइटिंग्स हैं वो बताती हैं कि आप देखिए, तो ये कहना कि मर्द डोमिनेटिंग नेचर के हैं और हुकूमत करने का इख्तियार उन्हीं को है, वही हुकूमत कर सकते हैं, औरतों में ये सलाहियत नहीं है कि वो हुकूमत करें या वो आगे बढ़ सकें, और औरतों को एक्सक्लूड कर देना ये बिल्कुल गलत है।
और वो भी इस वजह से एक्सक्लूड कर देना उनको कि उनको इनकैपेबल समझना, तो ये क्या है, ये एक तरह से बिल्कुल गलत है। हाँ, ये सही है कि ज़्यादातर जो मेल होते हैं वो डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं और रूल वो करते हैं ज़्यादातर कंट्रीज़ में, लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि औरतों में ये सलाहियत ही नहीं होती कि वो रूल ना कर सकें या वो इनकैपेबल हैं। ये कहना बिल्कुल गलत होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी। डिबेट्स विद इन क्रिश्चियनिटी, देखिए ट्रेड एंड ट्रेवल, मिलिट्री कंक्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट लिंक इटालियन टाउन्स एंड कोर विद द वर्ल्ड बियॉन्ड। देखो व्यापार, ट्रैवलिंग, मिलिट्री कंक्वेस्ट या डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट्स, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने इटालियन टाउन्स और कोर्स को बाहरी दुनिया से कनेक्ट किया और जोड़ा। द न्यू कल्चर व एडमायर एंड इमिटेटेड बाय एजुकेटेड एंड वेल्दी, और जो भी नया कल्चर था, नई चीज़ें इन लोगों ने अपनाई, जो तो उसमें इनका एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़, एक सेक्टर है जिसकी मदद से हम बाकी अच्छी चीज़ों को, अच्छे कल्चर को या नई चीज़ों को अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। वेरी फ्यू ऑफ न्यू आइडिया फिल्टर्ड डाउन टू ऑर्डिनरी मैन हु आफ्टर ऑल कुड नॉट रीड और राइट। तो कुछ नए आइडियाज़ ऐसे थे जो फिल्टर होने के बाद ये हुआ कि जो भी ऑर्डिनरी लोग थे, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ से इंस्पायर हुए, नहीं पढ़ लिख पा रहे थे लेकिन फिर भी अपने अंदर उन्होंने चेंज लाने की कोशिश की। इन द 15th एंड अर्ली 16th सेंचुरी मैनी स्कॉलर्स इन यूनिवर्सिटीज़ इन नॉर्थ यूरोप वर अट्रैक्टेड टू ह्यूमनिस्ट आइडिया। देखो 15 और 16 सेंचुरी में बहुत सारी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्कॉलर थे नॉर्थ यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में जो ह्यूमनिस्ट आइडियाज़ की तरफ अट्रैक्टेड हुए। लाइक द इटालियन colleagues, they too focused on classical Greek and Roman texts along with the holy books of Christian। देखो इटालियन कलीग्स की तरह ये लोग भी, इन लोगों ने भी क्लासिकल ग्रीक और रोमन टेक्स्ट को फोकस किया और उसके साथ साथ जो क्रिश्चियंस की होली बुक होती है उसको पढ़ने पर या उसको पढ़ने की तरफ भी तवज्जो दी। बट अनलाइक इटली वर प्रोफेशनल स्कॉलर डोमिनेटेड द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट। लेकिन अगर हम इटली की बात करें तो वहाँ पर जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, स्कॉलर्स डोमिनेटेड, तो ये जो प्रोफेशनल स्कॉलर्स थे ये डोमिनेटिंग नेचर्स थे जिन्होंने ह्यूमनिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की इन कहाँ पर, नॉर्थ यूरोप में। ह्यूमनिज्म अट्रैक्टेड मैनी मेंबर्स ऑफ चर्च। ह्यूमनिज्म जो कॉन्सेप्ट है उसने चर्च के बहुत से मेंबर्स को, यानी कि जो लोग क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। They called on Christians to practice religion in the way laid in the ancient text of the religion। इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी के उन प्रैक्टिसेस को, उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्रिश्चियनिटी का जो भी एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें लिखी हुई थी। डिसगार्डिंग अननेसेसरी रिचुअल्स which they condemned as later addition to a simple religion। यानी कि वो तमाम प्रैक्टिसेस क्रिश्चियनिटी की, जो क्रिश्चियनिटी या क्रिश्चियंस की जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें जो मेंशन थी, उन तमाम प्रैक्टिसेस को इन लोगों ने अप्लाई किया, उनको छोड़कर जो बाद में ऐड की गई, उन प्रैक्टिसेस को छोड़कर। There was a radically new view of human being as free and rational agent। There was a radically new view of human being। अगर हम देखें तो एक तरह से एक नया नज़रिया था जो बिल्कुल फ्री था और रैशनल था। लेटर फिलोसफर वर टू रिटर्न टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन। लेकिन उसके बाद में जो भी फिलोसफर्स आए उन्होंने क्या किया,
were to return to this over and over again, inspired by the belief in a distant God who created man but allowed him complete freedom to live his life freely. तो बाद में जो भी फिलोसफर्स आए उन्होंने किस चीज़ पर फोकस किया, उन्होंने इस चीज़ पर, और उन्होंने उन बिलीव्स को माना जो मतलब जो ये कहते हैं कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी को आज़ाद है जीने के लिए अपने मुताबिक। तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा, इस बिलीव को ज़्यादा माना, को ज़्यादा फॉलो किया। इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हियर एंड नाउ, क्या जब इंसान अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्ज़ी से फ्रीली आज़ादी के साथ गुजारता है तभी वो खुश रह सकता है। क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट लाइक थॉमस Christian humanists like Thomas More in England and Erasmus 1466 and 1536 in Holland felt that the church had become an institution marked by greed, extorting money at will from ordinary people। जो क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट हैं जैसे कि थॉमस मोर हैं या एरास्मस हैं, वो लोगों का ये मानना था कि जो चर्च होता है, चर्च खुद में एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, मार्क बाय ग्रीड, एक्सटॉर्टिंग मनी एट विल फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल, जिसका काम क्या है, जहाँ पर जो भी ऑर्डिनरी पीपल हैं उनकी विल के अकॉर्डिंग काम करता है। वन ऑफ द फेवरेट मेथड ऑफ क्लर्जी वाज टू सेल इंडल्जेंस। क्लर्जी का जो सबसे फेवरेट मेथड था वो क्या था, वो था इंडल्जेंस। इंडल्जेंस यानी कि डॉक्यूमेंट विच अपेरेंटली फ्रीड द बायर फ्रॉम द बर्डन ऑफ द सिंस ही हैड कमिटेड। देखो, सेल इंडल्जेंस यानी कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो बायर होता है वो फ्री है, उस पर किसी तरह का कोई बर्डन, कोई बोझ नहीं है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे उसको बाय कर सकता है। क्रिश्चियंस केम टू रियलाइज फ्रॉम प्रिंटेड ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इन लोकल लैंग्वेज दैट देयर रिलीजन डिड नॉट परमिट सच प्रैक्टिसेस। क्रिश्चियन ने जब ये चीज़ केम टू रियलाइज फ्रॉम, जब क्रिश्चियन जो बुक है बाइबल है उसका ट्रांसलेशन हुआ, जब वो प्रिंट हो गई तो ये चीज़ को और जब वो लोकल लैंग्वेज में प्रिंट हो गई तो ये रियलाइज़ किया कि उनका जो रिलीजन है वो इस तरह की प्रैक्टिसेस की परमिशन नहीं देता। In almost every part of Europe, peasants began to rebel against the taxes imposed by the church. यूरोप के हर हिस्से में लगभग तमाम यूरोप में जो पीजेंट थे उन्होंने चर्च के द्वारा जितने भी टैक्सेस लगाए गए थे उनके अगेंस्ट में रिबेल या उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना शुरू कर दी थी। वाइल द कॉमन फोक रिजेंटेड द एक्सटॉर्शन ऑफ चर्चमैन, और जो लोग थे वहाँ के वो चर्च के द्वारा टैक्स लगाए जाने पर और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें चर्च के द्वारा की जा रही थी उनके खिलाफ वो आवाज़ें उठा रहे थे। प्रिंसेस फाउंड देयर इंटरफेरेंस इन द वर्क ऑफ द स्टेट इरिटेटिंग, और जो प्रिंसेस वगैरह थी उनको ऐसा लगा, फाउंड देयर इंटरफेरेंस के उनके जो इंटरफेरेंस है, उनकी जो मुदाखलत है स्टेट के काम में, तो उससे स्टेट क्या हो रही है, इरिटेट, यानी कि चर्च को स्टेट के काम में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, चर्च को स्टेट से बिल्कुल अलग रहना है। नो इंटरफेरेंस ऑफ द चर्च इन द वर्किंग ऑफ द स्टेट। दे वर प्लीज्ड व्हेन द ह्यूमनिस्ट पॉइंटेड आउट दैट द क्लर्जीज क्लेम टू जुडिशियल एंड फिस्कल पावर originated from a document called the Donation of Constantine, supposed to have been issued by Constantine. They were pleased when the humanists pointed out the clergy's claim. और उन्होंने ये देखा, मतलब किसने, कि जो ह्यूमनिस्ट थे उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि क्लर्जी ने जो क्लेम किया है जुडिशियल और फिस्कल पावर को लेकर, वो क्या है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, ये उस डॉक्यूमेंट से लिया गया है, क्लेम उस डॉक्यूमेंट के बेस पर किया गया है जिसको हम कहते हैं डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। इस डॉक्यूमेंट की बेस पर ही क्लर्जी ने जुडिशियल और फिस्कल पावर के लिए क्लेम किया। ये क्या है, सपोज टू हैव बीन इशूड बाय कॉन्स्टेंटाइन द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर।
मान लीजिए हैव बीन इशूड बाय अ कंस्टेंटाइन के ज़रिए क्या इशू किया गया, द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर, कि पहला जो क्रिश्चियन रोमन एम्परर है, यानी कि जो द फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्परर क्या है, पहला क्रिश्चियन रोमन एम्परर है ये, कंस्टेंटाइन ने इस चीज़ को इशू किया। ह्यूमनिस्ट स्कॉलर वर एबल टू पॉइंट आउट दैट दिस वाज नॉट जेन्युइन एंड हैड बीन फॉर्ज्ड लेटर, और जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, ये गलत है, क्रिश्चियन रोमन एम्परर ये पहला क्रिश्चियन रोमन एम्परर नहीं है, हम इस तरह की चीज़ को इशू नहीं कर सकते। In 1517, a young German monk called the मार्टिन लूथर, एक यंग जर्मन मोंग जिनका हम कहते हैं मार्टिन लूथर, उन्होंने एक कंपेन चलाई कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट में, एंड आर्गूड, और इस बात पर आर्गू हुए कि पर्सन डिड नॉट नीड प्रीस्ट टू एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद गॉड, और उन्होंने ये कहा कि किसी भी इंसान को इस चीज़ की प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है भगवान से अपने किसी तरह का कोई कांटेक्ट बनाने के लिए। यानी कि लोग ये मानते हैं ना कि भैया प्रीस्ट होंगे और उनके ज़रिए ही हमारा मैसेज जो है ना वो खुदा तक, भगवान तक जा सकता है। तो मार्टिन लूथर ने एक कैंपेन चलाई इस चीज़ के अगेंस्ट में, उन्होंने कहा कि किसी इंसान को इस बात की ज़रूरत ही नहीं है, प्रीस्ट की ज़रूरत ही नहीं है कि प्रीस्ट उनके और गॉड के बीच में कोई कांटेक्ट क्रिएट कराए। He asked his follower to have complete faith in the God. मार्टिन लूथर ने अपने फॉलोवर्स से कहा कि वो खुदा पर अपना कंप्लीट भरोसा रखें। For faith alone could guide them to the right life and entry into heaven. और उन्होंने कहा कि उन्हें किसी मीडिएटर की, प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, खुदा पर खुद अपना भरोसा रखें और ख़ुद को गाइड करें, यानी कि खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलें और उसके ज़रिए ही वो अपनी सही ज़िंदगी गुजार सकते हैं और हेवन यानी कि जो स्वर्ग है वहाँ पर दाखिल हो सकते हैं। दिस मूवमेंट कॉल्ड द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, इस जो मूवमेंट मार्टिन लूथर ने चलाई थी इस मूवमेंट को कहा जाता है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, लेड टू द चर्चेज इन जर्मनी एंड स्विट्ज़रलैंड ब्रेकिंग दियर कनेक्शन विद द पोप एंड कैथोलिक चर्च। और इस तरह की मूवमेंट्स जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में भी चलाई गई, और चलाने का मतलब क्या था कि पोप और कैथोलिक चर्च के बीच में जो कनेक्शन है उसको तोड़ दिया जाए, ब्रेकिंग द कनेक्शन, यानी कि लोगों के बीच में कनेक्शन, पोप और कैथोलिक चर्च के बीच में जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है उसको तोड़ दिया जाए। इन स्विट्ज़रलैंड लूथर आइडिया वर पॉपुलराइज्ड, और स्विट्ज़रलैंड में भी मार्टिन लूथर के जो आइडियाज़ थे उनको काफ़ी पॉपुलरिटी मिली, और ये पॉपुलरिटी किसकी वजह से मिली थी, उलरिच ज़्विंगली की वजह से, एंड लेटर बाय जीन कैल्विन, और उसके बाद में जीन कैल्विन ने इस पर काम किया, बैक्ड बाय मर्चेंट। द रिफॉर्मर हैड ग्रेटर पॉपुलर अपील इन टाउन्स वाइल इन रूरल एरियाज द कैथोलिक चर्च मैनेज टू रिटेन इट्स इन्फ्लुएंस। और उसके बाद में यही हुआ कि कैथोलिक चर्च ने अपना जो भी उनका जिस तरह से वो लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे उस चीज़ को रिटेन करना शुरू कर दिया, क्योंकि भगवान के बीच में किसी भी तरह के कांटेक्ट बनाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए किसी इंसान को प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। अदर जर्मन रिफॉर्मर, दूसरे जर्मन रिफॉर्मर जैसे कि एनाबाप्टिस्ट वर इवन मोर रेडिकल, ये काफ़ी रेडिकल थे जो दूसरे जर्मन रिफॉर्मर थे। उन्होंने कहा दे ब्लेंडेड द आइडिया ऑफ साल्वेशन, और उन्होंने किस पर यकीन किया, सैल्वेशन का जो आइडिया था, विद द एंड ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ सोशल ऑपरेशन, उनका तमाम समाजी बुराइयों के लिए जो बेहतर दूर करने का बेहतर तरीक़ा है आइडिया ऑफ सैल्वेशन। दे सेड दैट द सिंस गॉड हैड क्रिएटेड ऑल पीपल एज इक्वल, इन्होंने कहा जर्मन रिफॉर्मर थे कि खुदा ने, अल्लाह ने, भगवान ने, गॉड ने तमाम लोगों को एक जैसा बनाया है, बराबर बनाया है। दे वर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे टैक्सेस एंड हैड द राइट टू चूज़ देयर प्रीस्ट, और उन्होंने कहा कि खुदा भगवान इस बात की कोई उम्मीद नहीं रखता लोगों से कि लोग उसको टैक्स पे करें,
एंड हैड द राइट, और उसके पास ये अधिकार है कि वो जिसको चाहे अपना प्रीस्ट चुन सकता है, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको प्रीस्ट चुनना है, आपके पास अधिकार है। लेकिन मार्टिन लूथर इस चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। उन्होंने तो एक मूवमेंट भी चलाई थी कि इंसान को भगवान तक पहुंचने के लिए किसी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है। दिस अपील टू पीजेंट ऑप्रेस्ड बाय द फ्यूडलिज्म, दिस अपील टू पीजेंट की ये जो अपील थी उसको फ्यूडलिज्म के जो फॉलोवर्स थे उन्होंने उसकी मुखालिफत की, उन्होंने इस अपील को नहीं माना। लूथर डिड नॉट सपोर्ट रेडिकलिज्म, मार्टिन लूथर रेडिकलिज्म को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। ही कॉल्ड अपॉन अ जर्मन रूलर टू सप्रेस द पीजेंट रिबेलियन, और ही कॉल्ड अपॉन जर्मन जो रूलर थे उन्होंने पीजेंट्स का जो रिबेलियन था उसको दबा दिया, विच दे डिड इन 1525, बट रेडिकलिज्म सर्वाइव्ड। और जब वो उनका जो रिबेलियन था उसको दबा दिया गया तो रेडिकलिज्म का जो आइडिया था वो काफ़ी फैलने लगा, एंड मर्ज विद द रेजिस्टेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट इन फ्रांस, और उसके साथ में इसमें जो प्रोटेस्टेंट आइडियाज़ थे वो भी उसके साथ मर्ज हो गए। हु प्रोसिक्यूटेड बाय कैथलिक रूलर, जिनको के कैथलिक रूलर्स ने प्रोसिक्यूट किया था। स्टार्टेड क्लेमिंग द राइट ऑफ पीपल टू रिमूव एन ऑप्रेसिव रूलर, और इस को प्रोसिक्यूट करने का क्या मकसद था? मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को पास ये अधिकार है कि वो ऑप्रेसिव रूलर को रिमूव कर सकते हैं, एंड चून समवन, और वो उस रूलर को चुन सकते हैं जिसको वो लाइक करते हैं। इवेंचुअली इन फ्रांस, यहाँ तक कि फ्रांस में एज इन मैनी अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप के दूसरे हिस्सों में भी द कैथलिक चर्च अलाउ, और जो कैथलिक चर्च थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को अलाउ किया कि वो अपनी मर्ज़ी से वर्शिप करें, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वर्शिप करें। इन इंग्लैंड द रूलर एंडेड द कनेक्शन विद द पोप, और इंग्लैंड में पोप के साथ में जो कनेक्शन थे लोगों के उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। द किंग क्वीन वाज फ्रॉम द ऑनवर्ड द हेड ऑफ द चर्च, और जो भी राजा या महारानियाँ होती थी वही चर्च के कौन होते थे? हेड होते थे। मतलब आप पोप्स वाला सिस्टम ख़त्म होने लगा। द कैथलिक चर्च इटसेल्फ डिड नॉट एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ दीज आइडियाज, और जो कैथलिक चर्च होते थे वो खुद में भी डिड नॉट एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ, इस तरह के आइडियाज़ के इम्पैक्ट से वो नहीं बचे। एंड बिगेन टू रिफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम विद इन, और उन्होंने भी अपने आप को इसमें ढालना शुरू कर दिया। इन स्पेन एंड इन इटली और स्पेन में चर्चमैन एम्फेसाइज द नीड फॉर अ सिंपल लाइफ, जो भी चर्चमैन थे उन्होंने एक सादा सीधी सिंपल ज़िंदगी को गुजारने पर फोकस किया। एंड सर्विस टू द पुअर, और उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि हमें जो गरीब हैं उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए। इन स्पेन में क्या? इग्नाटियस लोयाला इज़ एन अटेम्प्ट टू कम्बेट प्रोटेस्टेंटिज्म, और स्पेन में इस चीज़ को ही काफ़ी उस पर काम किया गया। सेटअप द सोसाइटी, और एक तरह से जीसस की एक सोसाइटी बनाई गई 1540 में, जिसमें हिज फॉलोवर्स वर कॉल्ड द जीसुइट्स, और इस सोसाइटी में जो भी लोग जीसस को मानते थे उनको जीसुइस्ट कहा जाता था। हुज मिशन, जिनका मकसद क्या था कि वो गरीबों की मदद कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें, उनके लिए काम कर सकें, एंड टू वाइडन देयर नॉलेज ऑफ अदर कल्चर्स, और उनका मकसद ये था कि जो दूसरे कल्चर्स हैं उनकी नॉलेज को भी वो हासिल कर सकें, और दूसरे कल्चर से वो अच्छी चीज़ों को ले सकें, अपनी ज़िंदगी में उनको अपना सकें, और जो मतलब कहते हैं ना कि लोगों के काम आना, लोगों की खिदमत करना, लोगों के लिए भलाई के काम करना, तो उन्होंने इस चीज़ को अपनाया जो लोग जीसस सोसाइटी के फॉलोवर्स या मेंबर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कॉपरनिकन रेवोल्यूशन। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।